हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। हम लोग इस चैप्टर में देखे थे कि अंग्रेज़ों का फिर से अधिकार हो चुका था। अब वो यहाँ के लोगों को सभ्य बनाने पर लगे हुए थे। ये नई नई शिक्षा नीति ला रहे थे। उनको लग रहा था कि यहाँ का जो शिक्षा है वो ये लोग के लिए उतना नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, ये लोग उतना डेवलप नहीं कर पा रहा है। वो लोग को लगता था कि इंग्लिश पढ़ेगा तभी ये लोग कुछ अच्छा कर पाएगा। फिर वो लोग यहाँ पे स्कूल खोलना या फिर अपना पश्चिमी संस्कृति का शिक्षा देना शुरू कर रहे थे। फिर हम लोग देखे थे कि जब अंग्रेज़ नहीं थे तब यहाँ पे कैसी पाठशालाएँ होती थी, यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ते थे। तो उसमें देखे थे कि हम लोग ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं होता था, बेंच कुर्सी डेस्क ब्लैक बोर्ड ऐसा कुछ नहीं होता था। छोटा छोटा ऐसे छोटे 20 बच्चों का एक ग्रुप होता था। उसको कहीं पे भी कोई भी पेड़ के नीचे या फिर कोई शिक्षक के घर में उसको पढ़ा दिया जाता था। ऐसे छोटी छोटी शालाएँ चलती थी और लगभग उस टाइम भी बहुत सारे बच्चे, लगभग 2 लाख से ऊपर बच्चे उस टाइम भी पढ़ते थे। 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चे अलग अलग शालाओं में पढ़ते थे। अब हम लोग आगे देखेंगे। नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान जो था मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। इसलिए जो कंपनी थी वो स्थानीय पाठशाला के कामकाज में ज़्यादा दखल नहीं दिया, क्योंकि उनका मुख्य ध्यान जो था उच्च शिक्षा पर था, बच्चों वाला शिक्षा पे नहीं था। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया और 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूद व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते। कंपनी मानते थे कि इसके लिए जो व्यवस्था है उसके भीतर ही बदलाव किया जा सकता है। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। और कंपनी जो है नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षण के जरिए पाठशाला को और भी अच्छा बनाना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए, इस सबसे पहले तो अब इसके लिए क्या कर सकता था और कंपनी ने क्या क्या कदम उठाए वो देखेंगे। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया और इसके लिए कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था और प्रत्येक पंडित को एक पंडित को 4-5 स्कूल का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। और पंडितों का काम क्या होता था, एक पंडित को 4-5 पाठशाला दिया जाता था। पंडितों का काम क्या होता था, वहाँ जाके निरीक्षण करना कि कैसे पढ़ाया जा रहा है और फिर क्या क्या सुधार लाना है उसका निरीक्षण करना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। और प्रत्येक टीचर को ये नोटिस भेजा गया कि समय समय पर अपना रिपोर्ट दें और कक्षा को नियमित समय सारणी के अनुसार चलाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। और अब वो ऐसा बना दिए कि अध्यापन जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित हो, क्योंकि पहले मौखिक होता था, कोई पाठ्य पुस्तक नहीं था, पहले मौखिक होता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको पाठ्य पुस्तक पर आधारित बना दिया। और पहले एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता था, ऐसे कि पहले वार्षिक एग्ज़ाम होगा। अब अंग्रेज़ों ने यह भी कर दिया कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगा और उसका चेक करने के लिए प्रत्येक वार्षिक एग्ज़ाम भी होगा। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएँ, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। विद्यार्थियों से कहा गया कि फ़ीस दें, रोज़ पढ़ने आएँ, फ़ीस दें, अपना पढ़ने आएँ और जिस सीट पर उसको अलॉट किया गया वही सीट पर बैठें और अनुशासन का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकार अनुदान मिलने लगी और नए नियम पर चलने वाली जो पाठशाला नए नियम पर चलती थी उसको सरकार अनुदान देने लगी। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थे उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। और ऐसा कोई पाठशाला जो इनका बात मानने के लिए तैयार नहीं था उनको कोई भी सरकारी सहायता नहीं दिया जाता, और जो मान रहा था उनको सरकारी अनुदान दिया जा रहा था। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे। और जो गुरु इसके बात को मानने को इनकार कर दिए, अपनी स्वतंत्रता को चुने, अपनी स्वतंत्रता से अब सोचे कि हम जैसे चला रहे वैसे चलाएंगे, तो इसके वजह से अब उससे वो पिछड़ने लगे। जो सरकारी बात को मान रहे थे, क्योंकि सरकार उसको अलॉटमेंट करती थी, उसको मॉडिफाई करती, तो उससे ये पीछे होने लगे। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ
पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। अब इसमें एक और प्रॉब्लम हो गया कि पहले वाला जो पाठशाला था उसमें किसान का बच्चा, काम करने वाला बच्चा, हर कोई जा सकता था, क्योंकि उसका समय सारणी ये लोग के अनुसार डिसाइड था कि अगर खेती का टाइम होता था तो उस टाइम पाठशालाएँ बंद रहती थी, फिर जब काम ख़त्म हो जाता था फिर से चालू हो जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि इसका समय सारणी फिक्स हो गया। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएँ, और नया व्यवस्था में कहा गया था कि अनुशासन मानना पड़ेगा, बच्चे को रोज़ स्कूल आना पड़ेगा, समय पर आना पड़ेगा। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना ज़रूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। और अनुशासन तो मानना पड़ेगा, अब जो खेती करने वाला टाइम है उस टाइम भी बच्चों को स्कूल आना पड़ेगा, और जबकि जो गरीब घर के बच्चे थे उस टाइम खेतों में काम करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं जानता। और अगर कोई बच्चा काम की वजह से स्कूल नहीं आ पाता था तो उसको अनुशासनहीन माना जाता था, मतलब ये अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे, केवल अंग्रेज अफसर ही शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की ज़रूरत पर जोर देने लगे थे। सिर्फ अंग्रेज ही शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की ज़रूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। यूरोप में आ रहे बदलाव से प्रभावित होकर कुछ भारतीय मानने लगे थे कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेज़ों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें, और इसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट किया कि आप स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें भारत में, तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसे खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे, और इस दिशा में जो कुछ प्रयास हुआ इसके बारे में आप डिटेल से अध्याय 8 में पढ़ेंगे। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध भी थे। बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के साइड थे तो बहुत सारे उसके विरुद्ध भी थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे, और महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इसी तरह के लोगों में से थे, ये पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। आइए देखें कि उनका क्या कहना था। अब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, तो उनका क्या कहना था वो हम लोग देखेंगे। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। उन लोगों का मानना था, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर का, कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। महात्मा गांधी मानते थे कि ये जो पश्चिमी शिक्षा है उन्होंने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे। जो यहाँ के लोग पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में आकर पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे, और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया, और अपनी संस्कृति के प्रति उनका जो गौरव भाव है वो नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा में विष भरा है, इस शिक्षा में विष भरा है। महात्मा गांधी मानते थे कि ये जो शिक्षा है पश्चिमी शिक्षा उसमें विष भरा हुआ है, वो जहर के समान है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है, ये भारतीयों को दास बना दिया है, ये हमारी संस्कृति को के भाव को नष्ट करने वाला, ये भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। उनका मानना था कि जो भी उन लोग के खोले हुए संस्थान में पढ़ रहे हैं वो उन्हीं लोग के साइड होते जा रहे हैं, वही लोग की तारीफ करते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव जगाए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेज़ों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने भारतीयों को बोला कि वे शिक्षा संस्थानों, अंग्रेज़ों के द्वारा खोले हुए शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेज़ों को बताएं कि अब वे गुलाम रहने के लिए तैयार नहीं है, बने रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी दृढ़ होकर मान चुके थे कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में ही दिया जाना चाहिए।
उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उनके मुताबिक अंग्रेजी में जो शिक्षा दी जा रही है भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने इन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। ये जो शिक्षा है उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। उनका मानना था कि जो विदेशी भाषा बोलते हैं वे स्थानीय संस्कृति से घृणा करने लगे और जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। महात्मा गांधी कहते थे कि पश्चिमी शिक्षा जो है मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। ये जो शिक्षा है सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर जोर दिया जाता है लेकिन जो जीवन का व्यवहारिक ज्ञान है उसकी अपेक्षा की जाती है वो नहीं होता है उसमें। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होना चाहिए। महात्मा गांधी मानते थे कि शिक्षा से व्यक्ति का आत्मा और दिमाग विकसित होना चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना शिक्षा ही नहीं थी। उनके अनुसार सिर्फ पढ़ना लिखना पा लेना शिक्षा नहीं कहलाता था। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती है। शिक्षा मीन से उनको हुनर सीखना, वो विभिन्न चीज़ों के बारे में जानना कि वो किस तरह काम करती है। इनसे उसका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित हो गई। इससे उसका समझने और मस्तिष्क की क्षमता दोनों विकसित। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। शिक्षा मीन से ये नहीं है कि आप पढ़ने लिखने जानो। शिक्षा से मतलब है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही इसकी शुरुआत। साक्षरता जो है ना ही शिक्षा का अंत है ना ही इसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुष और महिला को शिक्षा दी जा सकती। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती है। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। अगर बच्चे को शिक्षित करना है तो उन्हें मैं सबसे पहले हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूँगा और हम उसको शुरू से ही कुछ अपने आप में हुनर रहे जिससे वो कुछ कर सके उसके लिए तैयार करूँगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। उनका मानना था कि इसी तरह की शिक्षा में जब हस्त कौशल सीखेगा, कोई भी चीज़ को रचना करना पैदा करना सीखेगा तो उसका दिमाग का ज़्यादा विकसित होगा। इससे उनका मानना था कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इसी तरह की शिक्षा में संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह सिर्फ यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से भी पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। मतलब प्रत्येक बच्चे को ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। जबकि साक्षरता तो एक माध्यम है जिससे महिलाओं और पुरुषों को शिक्षित किया जा सके। शिक्षित मीन्स होता है, साक्षरता मीन्स होता है कि उसमें वो हुनर होना चाहिए, कोई गुण होना चाहिए जिससे वो कुछ रचना कर सके, कुछ पैदा कर सके, ऐसा कुछ गुण होना चाहिए। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। जैसे जैसे ही राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, दूसरा विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगा जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था से भिन्न हो। यहाँ पे देखिए शांति निकेतन में एक शिक्षा कक्षा चल रहा है शिक्षा के लिए। 1930 का दशक है। आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह। मतलब ऐसे शिक्षा दिया तो वो बिल्डिंग नहीं रहता था ऐसे कि बंद करके, खुली मतलब आश्रम के जैसा शिक्षा दिया जाता था। टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो शांति निकेतन के बारे में सुने होंगे। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की? लेकिन आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने की और क्यों की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। शांति निकेतन की जो स्थापना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी और यह संस्था 1901 में शुरू हुई थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल नहीं जाना चाहते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल जो है दमनकारी जैसा लगता था।
टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। टैगोर को लगता था कि स्कूल कोई जेल है, क्योंकि वहाँ बच्चे जो अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। जब दूसरा बच्चा टीचर क्या बता रहा है वो सुन रहे होते थे, उस टाइम टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। और जब टैगोर खुद जाके उन लोग का शिक्षा देखे तो उनके मन को ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ वो। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सकें। और जब वो बड़े हुए तब उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा स्कूल खोलेंगे जहाँ बच्चे खुश हो सके, बच्चों को ऐसा ना लगे कि वो जेल में है, अपना कुछ मन का ना कर सके, जहाँ वो बच्चे खुश रह सके, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। मतलब जहाँ बच्चे खुश रहे, मुक्त और रचनाशील रहे, विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। और वह जो है अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझाते हो और अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दें। और शिक्षक जो है कल्पनाशील होना चाहिए, बच्चों को समझने वाला होना चाहिए और उसके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने वाला होना चाहिए। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर मानते थे कि जो ये अंग्रेज लोग जो खोल के रखे हैं उस स्कूल में बच्चों की जो सोचने की क्षमता है, अपना मन का करने का क्षमता है, स्वाभाविक गुण जो उनके अंदर होता है वो सब खत्म कर दे रहे हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। टैगोर मानते थे कि जो सृजनात्मक शिक्षा है उसको सिर्फ प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। वो चाहते थे कि शिक्षा एक प्राकृतिक परिवेश में हो, इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी और उसको वो जगह शांति निकेतन दिखाई दिया जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक रचनात्मक मेधा को विकसित कर सकते थे। जहाँ प्रकृति के साथ बच्चे पढ़ेंगे और अपने मेधा और रचनात्मक गुण को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कामोबेश एक जैसी राय रखते थे। बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया कि रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी एक जैसा राय रखते थे शिक्षा के बारे में, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनी व प्रौद्योगिकी उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। दोनों में थोड़ा फ़र्क भी था। गांधी जी पूरी तरह से कट्टर थे, वो पश्चिमी का कुछ भी नहीं चाहते थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर कुछ ऐसा जो हेल्प करे उसमें सम्मिश्रण चाहते थे कि थोड़ा पश्चिमी सभ्यता हल्का हल्का थोड़ा सा सम्मिश्रण रहे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। इस प्रकार बहुत सारे लोग सोचने लगे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा का रूपरेखा क्या होना चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। कुछ लोग चाहते थे कि अंग्रेजों ने जो बनाया उसी में थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, ऐसा व्यवस्था बनाते इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे नहीं एक नया व्यवस्था हो, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? अब ये कौन तय करेगा कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा का बहस है वो स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे 19वीं सदी का प्रारंभ। कोयम्बटूर में एक स्कूल है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के स्कूल खोलने लगे थे और 19वीं सदी तक ये लोग जो थे ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए भी स्कूल खोलने लगे थे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगला वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।